खीरे की खेती में दो बीमारियां ऐसी हैं जिनको फार्मर हमेशा सोचते हैं कि दोनों सेम हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो पत्ते के ऊपर सफ़ेद आटे जैसी दिखेगी, दूसरी डायमंड जैसे धब्बे होंगे पीले रंग के, नीचे से वो काले दिखेंगे, है ना। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाउडरी मिल्ड्यू की और डाउनी मिल्ड्यू की। दोनों के नाम के पीछे वैसे तो मिल्ड्यू लगता है। अब फार्मर सोचते हैं कि दोनों सेम हैं और सेम तरीके का स्प्रे कर देते हैं, जिससे होता क्या है, क्रॉप अपनी ठीक होने की बजाय और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इन दो बीमारियों के बारे में। क्या डिफरेंस है इन दोनों के, कब ये आएगी आपके प्लांट में, आपकी फसल में, कब ये आपके फ्रूट को डैमेज करेगी या नहीं करेगी, करेगी तो कैसे करेगी, नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी, कितने दिन में वो चीज़ आपको दिखने लगेगी कि बीमारी आपके फार्म में फैल गई है, कितने दिन पहले आप लोग उस चीज़ के लिए सतर्क रह सकते हैं, स्प्रे स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। ऑर्गेनिक तरीके कौन से हैं इन दो बीमारियों को कंट्रोल करने के, और केमिकल्स कौन से अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप इनको स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल राना एग्री टॉक में, और आज हम बात करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। पहले तो सबसे पहले हम इनकी जो है डिफरेंस जान लेते हैं कि इन दो बीमारियों में अंतर क्या है, कैसे आप लोग उन चीज़ों को समझ पाओगे, मौसम में क्या बदलाव हो रहे हैं और उससे आप लोग चौकन्ना हो सकते हैं कि किस बीमारी के आने के चांसेस आ रहे हैं। देखिए, पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि पाउडर जैसा दिखने वाला, वाइट कलर का आटे जैसा दिखता हुआ पत्ते के ऊपर अगर आटे जैसे धब्बे दिखें आपको, ये जो नसें दिख रही हैं, इन नसों के बीच में जो धब्बे बनते हैं वाइट कलर के, सफेद रंग के, वो पाउडरी मिल्ड्यू है। अब वो आती कैसे है? देखिए, जब वातावरण में नमी हो, प्लांट की जो पत्ते हैं इतने ज़्यादा बुशी हैं, हो सकता है किसी फार्मर ने प्लांटिंग का डिस्टेंस कम कर दिया हो, फ्रूट ज़्यादा लेने के लिए, प्लांटिंग डेंसिटी बढ़ाने के लिए। हवा का सर्कुलेशन कम है, हवा क्रॉस नहीं हो पा रही है, ठीक है, वातावरण में नमी है, रात को ठंडा सा टेम्परेचर हुआ, सुबह आकर के गर्मी हो गई, और वो जो नमी बनी है, हवा क्रॉस नहीं, वहां पे आती है पाउडरी मिल्ड्यू। और पाउडरी मिल्ड्यू का 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स दिख जाएगा, आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ फैल रही है। अब समझने वाली बात यह है कि पाउडरी मिल्ड्यू जो है फंगस है। जी हाँ, फंगस है, उसको सूखा माहौल चाहिए है, गीला नहीं, सूखा, ठीक है। अब जब पाउडरी मिल्ड्यू आती है, जो लेबर काम कर रही है, अगर उसने मान लो कुछ प्रूनिंग की या पत्तों को ऊपर चढ़ाया, वो ग्लव्स यहाँ से दूसरी जगह लग गई, फैल जाएगी, जहाँ पे नहीं है वहां पे भी चली जाएगी, है ना। तो ये तो हो गया पाउडरी मिल्ड्यू। अब बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू की। डाउनी मिल्ड्यू थोड़ा सा अपोजिट है। डाउनी मिल्ड्यू को गीलापन चाहिए, पत्ते के ऊपर जो नमी है वो एटलीस्ट 6 से 12 घंटे चाहिए होती है, नमी बनी रहनी चाहिए। वो होता कब है? जब बारिश हो, नेट हाउस है आपके पास, बारिश आई, धूप नहीं निकल रही है टाइम पे, प्लांट गीला ही चल रहा है, वहां पे डाउनी मिल्ड्यू आएगी ही आएगी। लेकिन उसके जो सिम्टम्स हैं वो 3 दिन से लेकर के 12 दिन तक का टाइम ले सकते हैं पत्ते के ऊपर विजिबल होने में। तो आपके पास लंबा टाइम है उस चीज को समझने के लिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, टेंड्रिल्स जो हैं प्लांट के, वो आपको संकेत देंगे डाउनी मिल्ड्यू लीव्स पे दिखने से पहले। होगा क्या, जो टेंड्रिल्स हैं उसके ऊपर धब्बे पड़ जाएंगे, कहीं से पीला दिखेगा, कहीं से वाइट दिखेगा, है ना। तो वो जो धब्बे पड़ेंगे वो आपको इनविटेशन दे रहे हैं कि रेडी हो जाओ, डाउनी मिल्ड्यू आ रही है। पत्तों पे तो बाद में आती है, पहले टेंड्रिल्स दिखा देते। जिन बंदों ने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होंगी उनको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं कि इस डाउनी मिल्ड्यू को चाहिए क्या है। गीलापन तो एक हो गया, दूसरा होता है कि जब ह्यूमिडिटी भी साथ में तेज हो जाए। गीला है, ह्यूमिडिटी भी तेज है, रात को ठंडी रात है, सुबह ह्यूमिडिटी हो गई, थोड़ा सा गरम गरम माहौल हुआ, है ना। तो ये दोनों डिजीज इसलिए थोड़ी डिफरेंट है। अब बात करेंगे इन दोनों डिजीज को फैलाता कौन है, कैसे ये दूसरे प्लांट्स में जाती है एक जगह से दूसरी जगह, और कंट्रोल कैसे किया जाए। देखिए, इन दोनों बीमारियों में एक चीज कॉमन है कि ये खुद तो फ्रूट को डैमेज नहीं करेंगी, लेकिन पत्तों को डैमेज करने से फ्रूट का जो फूड बनता है प्लांट में वो कम हो जाएगा, तो उससे अपने फ्रूट की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है और फ्रूट सेट में दिक्कत आती है। अब ये चीज़ फैलती कैसे है? देखिए, एक गलत सोच है लोगों की कि वो ये मानते हैं कि ये दोनों बीमारियां इंसेक्ट के थ्रू फैल सकती हैं, जैसे वाइट फ्लाई, माइट्स, थ्रिप्स। जी नहीं, वायरस के लिए वो चीज़ें ठीक हैं कि वो फैला सकते हैं इनको, लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू ऐसे नहीं फैलता, है ना।
पाउडर मिल्ड्यू जो है हवा में होती है। जब तक आप उसको एयर सर्कुलेट नहीं करोगे, हवा का आवाजाही नहीं बढ़ाओगे, वो कंट्रोल नहीं होगी। तो इसीलिए अपने जो प्लांट जब ऊपर बढ़ता है, पत्तों को नीचे से तोड़ते रहिए, उसको हवा आती रहे नीचे। डाउनी मिल्ड्यू के लिए आपको कोशिश ये करनी है कि जिस एरिया में डाउनी मिल्ड्यू है उस एरिया में आप लोग बाद में जाएं। पहले अपने एरिया में जहां साफ फसल है उस एरिया की प्रूनिंग, फ्रूटिंग, पिकिंग जो भी करनी है कर लीजिए, फिर बाद में उस डैमेज वाले एरिया में आइए, क्योंकि वो चीज हाथों से फैलती है। पाउडर मिल्ड्यू भी सेम है, इंसान ही उस चीज को फैलाएगा, या फिर अगर हवा और वातावरण उस माहौल के लिए सूटेबल है तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक तरीके हैं कुछ जो लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर ऑयल यूज़ करते हैं, नीम ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ बंदे कॉपर भी स्प्रे कर लेते हैं इन बीमारियों से प्रोटेक्शन के लिए, कि वो नमी ना बनने दें, वो पाउडर ना बनने दें। वहाँ पे कोशिश आपको ये करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके मैनेजमेंट अच्छा कीजिए। वातावरण हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेट हाउस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि मैनेजमेंट अच्छा रखें और बीमारियां ऑटोमेटिकली कंट्रोल होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे ऑप्शंस की जो कि स्प्रे करके आप ठीक कर सकते हो। मार्केट में मिलते हैं, मैं ब्रांड नेम नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक्टिव सोल्ट बता दे रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखेंगे, पाउडरी मिल्ड्यू का एक सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में है, डाउनी मिल्ड्यू का राइट हैंड साइड में है। और अब मैं वो नाम बताऊंगा कि किस सोल्ट को आप लोग ढूंढ सकते हैं मार्केट के अंदर जो कि पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल करेगा और कौन से वाला डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल करेगा। देखिए, सबसे पहले तो पाउडर मिल्ड्यू की अगर बात करें हम, पाउडरी मिल्ड्यू में सल्फर, ट्राइजोल्स, स्ट्रोबिल्यूरिन्स, कीनोजाइफेन, साइक्लोफेनामिड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आदि नामक कुछ सोल्ट हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका आप यूज कर सकते हो। लेकिन आपको लेबल अच्छे से पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन देखनी है कि वो चीज़ उस आपके एरिया के लिए रजिस्टर हो भी रखी है कि नहीं। डाउनी मिल्ड्यू के लिए अगर हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करें, मैंकोजेब, क्लोरोथेलोनिल और कॉपर बेस्ड कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि अर्ली स्टेज में प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो सकते हैं। डाउनी मिल्ड्यू के लिए आप लोगों को अगर वो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है आपके फार्म में, आपको कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल डालने हैं, प्रोपामाकोर्ब, मेंडिप्रोपामिड, डाइमेथोमोर, फ्लुओपिकोलाइड, ऑक्सैथियोपिपरोलिन, जोजामाइड के कॉम्बिनेशंस आप लोग यूज कर सकते हो एज ए कंट्रोल। लेकिन इन केमिकल्स को यूज करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये केमिकल यूज होते क्यों हैं और उनका अलग अलग काम क्या है। देखिए, फंजीसाइड के लेबल पे लिखा होता है कि वो किस तरीके से काम करता है ना। मान लीजिए कि कोई कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड है, ठीक है। उसका काम क्या है कि जो बीमारी है, जो स्पोर्स हैं, जो फंगस है, अगर वो कांटेक्ट में आएगी वो तो ही उसको कंट्रोल करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। फिर कुछ केमिकल होते हैं मार्केट में जिनका ऊपर लिखा होता है ट्रांसलेमिनार इफेक्ट। ट्रांसलेमिनार क्या है कि आपने स्प्रे तो यहाँ पे किया पत्ते के ऊपर, वो केमिकल प्लांट के अंदर जा करके अंदर नहीं गया बल्कि इसी पत्ते के नीचे की साइड भी आ गया और थोड़ा सा साइड में फैल गया, बस वो हो गया ट्रांसलेमिनार। फिर आता है एक सिस्टमिक, कि वो सिस्टमिक क्या है कि प्लांट के अंदर जाएगा, पूरे प्लांट में मूव करेगा वो और अंदर से प्लांट को ठीक करना स्टार्ट करेगा, उस बीमारी को अंदर से किल करना स्टार्ट करेगा प्लांट के अंदर जाकर। तो ये 3 मेन हैं, लेकिन मैं सारे तो इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा ऑप्शंस। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके का फंजीसाइड आप यूज कर रहे हो, किस स्टेज पे। अगर अर्ली स्टेज है तो कोशिश कीजिए कि उसको कांटेक्ट करके या फिर ट्रांसलेमिनार इफेक्ट से कंट्रोल कर लीजिए। अगर लग गया कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तब जा करके आप सिस्टमिक फंजीसाइड्स का यूज कर सकते हो उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। और सेम चीज यूज होती हैं इंसेक्ट के लिए भी, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, एफिड, कुछ भी अगर इंसेक्ट हैं उनमें भी सेम तरीके से मोड ऑफ एक्शन होता है कि किस तरीके से वो केमिकल यूज हो रहे हैं। तो आप चूज कीजिए आपका प्रेशर कितना है और किस हिसाब से वो चीजें यूज करनी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, केमिकल रिपीट नहीं करने हैं। जैसे कि मान लो आपने मैंकोजेब डाला, हर रोज फिर मैंकोजेब ही नहीं डालते रहना है। उससे क्या होगा कि वो जो बीमारी है, जिस बीमारी के लिए आप कंट्रोल कर रहे हो, वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगी और कंट्रोल नहीं होगी बाद में। इसीलिए कोशिश कीजिए केमिकल बदलते रहिए, सोल्ट बदलते रहिए, ब्रांड नहीं, सोल्ट कि जो सोल्ट मैंने नाम बताए हैं आपको वो चेंज करते रहिए। कभी मैंकोजेब डाल दिया है, कभी कुछ और डाल दिया, उसके बाद फिर रोटेट कर दिया। सबसे बेस्ट चीज जो है, लेबल को फॉलो कीजिए। जो एक चिट आती है ना हर दवाई के साथ,
उस दवाई को पढ़ करके देखिए कि उसमें रिकमेंडेशन क्या है, कितनी बार आप मिनिमम यूज कर सकते हो। कई बार कोई दवाइयाँ होती है वो फिर 2 ही बार यूज हो सकती हैं एक फसल में। हम पढ़ते ही नहीं है, देखते ही नहीं है लेबल के ऊपर क्या लिखा हुआ है। एक ही दवाई बार बार डालते रहते हैं, फिर वो बाद में कहते हो कि ये पहले करती थी दवाई काम, अब नहीं करती, क्योंकि आपने ओवर यूज कर लिया उन चीजों को, है ना। जैसा कि मैं कह रहा था कि पेस्ट इस चीज को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन वो हेल्प कर सकते हैं इस बीमारी को बढ़ाने में। आप कहोगे ये क्या बात है? देखिए पेस्ट क्या करता है ना, प्लांट को कमजोर कर देता है। व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, एफिड वगैरह प्लांट को कमजोर कर देंगे, वो डिजीज जल्दी पकड़ करेगी, प्लांट जल्दी कमजोर होगा, जल्दी उस चीज को अपने अंदर आने देगा बीमारी, है ना। इसीलिए बोलते हैं ना कि तंदुरुस्त शरीर कम बीमार पड़ता है, जो कमजोर है पहले से वो जल्दी बीमार पड़ेगा। तो सेम चीज प्लांट में भी है ना। अब बात करते हैं केमिकल के अलावा और क्या चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। कुछ तो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि पत्ते रिमूव करो, वेंटिलेशन इंप्रूव करो, है ना, कि जिस एरिया में इन्फेक्शन है और आपको पता है उस एरिया में काम सबसे बाद में करो। डेली यूजेस के प्रूनिंग करना, धागे बांधना, पत्ते तोड़ने, फ्रूट पिक करना, वो सबसे बाद में करना है। पहले क्लीन क्रॉप को कवर करो, फिर बाद में उस एरिया में जाओ। और जो पत्ते तोड़े हैं अगर उनके ऊपर बीमारी लगी हुई है तो उनको बाहर फेंको पॉली हाउस से, पॉली हाउस के अंदर ना, क्यों, वरना क्या होगा, आप जो चलते हो, शूज वगैरह यूज करते हो, उससे भी वो चीज स्प्रेड होगी, है ना। एक फसल खत्म होने के बाद अगर बीमारी ज्यादा आई है फसल में तो उस चीज को आप कोशिश कीजिए कि बाहर निकाल दें, पॉली हाउस के अंदर ना सड़ाएं उसको, है ना। सैनिटाइज कर सकते हो पॉली हाउस को। कुछ बंदे जो हैं हाइड्रोजन क्लोराइड यूज करते हैं स्प्रे करके, फोसिक एसिड यूज कर सकते हो आप। जो आपके ड्रिपर्स हैं उनको क्लीन करने के लिए आप पानी के अंदर क्लोरीन मिला करके उसको साफ कर सकते हो। अगर सोयल बोर्न का अगर आपको इशू लगता है, पानी के बेड बनाइए अपने जो मिट्टी के हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक डालिए, गीला कीजिए उनको ड्रिपर से और 4-5 हफ्ते के लिए गर्मी में छोड़ दीजिए। सोयल सोलराइजेशन बोला जाता है उस चीज़ को, कि मिट्टी आपकी गर्मी से उन स्पोर्स को ख़त्म कर देती है जो सोयल बोर्न डिजीज़ को, है ना। जो आप ग्लव्स यूज़ करते हो, अगर करते हो तो मैं कहता हूँ ग्लव्स यूज़ कीजिए, ट्रांसपेरेंट हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, डजंट मैटर, पर सेम ग्लव्स अगली क्रॉप में यूज़ नहीं करने हैं क्योंकि वो बीमारियों से भरे हुए हैं। तो हो सके तो प्लास्टिक ग्लव्स यूज़ कीजिए जिनको एक बार ही काम किया, उतार के फेंक दिया। कचरा नहीं फैलाना है, उन चीज़ों को रिसाइकल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभिषेक ने कहा था कि भाई ग्लव्स यूज़ करो और फिर कचरा बढ़ा दो, नहीं, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना है। ग्लव्स पहन के काम करना होता है, बीमारियाँ कम फैलती हैं, है ना। और जो स्प्रे मैंने बताए हैं उनका आप रोटेशन कर सकते हो। और जो भी बंदे अगर मिस्ट या फोगर यूज़ करते हो शेड के अंदर, तो कोशिश कीजिए वो जब वातावरण में नमी ऑलरेडी है तो वो ज़्यादा यूज़ ना करें। बारिश है तो संभल के यूज़ करना है उन चीज़ों को, ठीक है। एक जो स्पेसिंग है प्लांट की वो चेंज ना करें अपने हिसाब से, क्योंकि आपको ज़्यादा फ्रूट चाहिए, ठीक है। वो जितना रिकमेंडेशन है उतना ही कीजिए। और जो अपने पुराना रेजिड्यू मैंने जैसे कहा है, जो भी बंदे उसको उठा रहे हैं उनको बोलो उठाने के बाद क्रॉप के अंदर एंटर नहीं करना, वरना वो बीमारी फिर से घर में लेके आओगे, ठीक है। जो अपने टूल्स आप यूज़ करते हो, कटर है, कुछ थ्रेड है, जैसे भी ये कोई धागे हैं, हर बारी सेम धागे यूज़ नहीं करने हैं। कॉस्ट बचाने के लिए फार्मर क्या करता है, धागा सेम यूज़ करते रहता है, वो बीमारियों का घर है, ठीक है ना। उस चीज़ को आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। एक जो है रेजिस्टेंट वैरायटीज़ आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा महंगा पड़ता है सीड, पर इन चीज़ों से वो रेजिस्टेंट होते हैं। प्लांट के अंदर ऑलरेडी ताकत होती है उस चीज़ से फाइट करने के लिए, तो वो आप कर सकते हो। एक कोशिश कीजिए कि जब डाउनी मिल्ड्यू का आप इंस्पेक्शन करें, ऊपर देखने के बजाय पत्ते को नीचे से देखिए, क्योंकि जो एक्चुअल फैलने की चीज़ें हैं ना पत्ते के नीचे होती हैं डाउनी मिल्ड्यू में, पाउडर मिल्ड्यू में ऊपर होती हैं, ठीक है। ये लास्ट हिंट आप लोगों के लिए है, इसीलिए ये चीज़ मैं लास्ट में बता रहा हूँ ताकि जिस बंदे ने भी ये वीडियो एंड तक देखी हो उनको ये चीज़ समझ में आए, है ना। तो इंस्पेक्शन आप रेगुलर करिए कि हफ्ते में 3 बारी 4 बारी एक्चुअली में आप प्लांट के चारों तरफ घूमें, शेड के अंदर देखें कि बीमारियां है कहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, फार्मर्स के साथ, अपने ग्रुप में, जिससे कि उनको भी सीखने को मिले। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या रीज़न है कि वो ज़्यादा होते हैं आपके उसमें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।